हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो बच्चों, कल की क्लास में हमने देखा था बायोमोलिक्यूल के अंदर कि प्रोटीन जो है बच्चों, प्रोटीन की 4 प्रकार की संरचना होती है। प्रोटीन के 4 प्रकार होते हैं बच्चों। पहले होती है प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर उसको बोलते हैं 1 डिग्री प्रोटीन या 1 डिग्री स्ट्रक्चर। फिर बच्चों यहाँ पे होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाaternary स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन की जो बच्चों संरचना है उसकी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ पे देख रहे थे कि साहब प्रोटीन जो है, इस प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन के प्रकार कह सकते हो, संरचना कहते हो, एक ही बात है। अमीनो अम्ल तो जुड़ गए तो प्रोटीन तो बन गई, लेकिन अब वो प्रोटीन किस प्रकार से है? वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में है, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में है, किस प्रकार में वो है, ये बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे। तो लास्ट के वीडियो में आपने देखा था कि प्रोटीन जो है उसमें क्या होती है 1 डिग्री प्रोटीन, क्या होती है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। तो आपने कहा था कि वह प्रोटीन जो राइबोसोम के साथ में जुड़ी होती है, जो बिल्कुल सीधी होती है, जिसमें कोई घुमाव नहीं होता, उसे बोलते हैं प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। और प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में ये बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है जो मैंने कल भी बताई थी और आज भी बता रहा हूं कि प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का बंध पाया जाता है, जिसे आप कहते हो पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ओके। अब बच्चों प्रोटीन की प्राथमिक संरचना के बाद आगे चलते हैं प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। नंबर 2 आज हम पढ़ते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, या इसे बच्चों हम लोग बोल सकते हैं 2 डिग्री प्रोटीन या 2 डिग्री स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, 2 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। चलिए आइए करते हैं इसके बारे में चर्चा। हाँ बच्चों, तो प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना है वो क्या है? 2 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो क्या है? आइए बच्चों करते हैं इसके बारे में चर्चा। ओके, देखो, जैसे बच्चों प्रोटीन जो है, उस प्रोटीन के अंदर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि साहब इस प्रकार से पाई जाती है कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बच्चों प्रोटीन की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले जो बात याद रखनी है वो ये रखनी है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर थी बच्चों, उसमें कोई घुमाव नहीं था। लेकिन जैसे ही वो प्राइमरी प्रोटीन राइबोसोम को छोड़ देती है, राइबोसोम से अलग हो जाती है, अब उसमें घुमाव बन जाते हैं और ये है सेकेंडरी प्रोटीन। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है, ऑफ प्रोटीन में घुमाव बोले तो कोइल्स पाए जाते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में घुमाव पाए जाते हैं, कोइलिंग पाई जाती है, हेलिकल जो है वो बच्चों यहाँ पे पाई जाती है। समझ रहे बात को? आगे देखते हैं। आगे बच्चों आप यहाँ पे कह सकते हो कि जब प्राइमरी स्ट्रक्चर
ऑफ प्रोटीन, जब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है राइबोसोम से अलग हो जाती है, अलग जब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन राइबोसोम से अलग हो जाती है तब इसमें घुमाव, हेलिक्स उत्पन्न हो जाते हैं, घुमाव उत्पन्न हो जाते हैं। वह इसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं, वह इसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, देखो बच्चों इस प्रकार से है, जैसे आप यहां पे कह सकते हो इस तरीके से। गौर से देखो इस प्रोटीन को, ये जो बच्चों आप यहां पे प्रोटीन देख रहे हो, ये यहां पे है प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स, ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और देखो बच्चों इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में इस प्रकार से घुमाव पाए जा रहे हैं, क्लॉकवाइज इसमें घुमाव पाए जा रहे हैं, घड़ी की सुई की दिशा में यहाँ घुमाव पाए जा रहे हैं। इसको बच्चों क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स जो है वो बच्चों इसको बोलते हैं। इसके अलावा जो बच्चों सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है उसकी एक संरचना और भी होती है, उसे बच्चों कहा जाता है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। ये कुछ इस प्रकार से होती है, इसे हम थोड़ा सा लाइट पेन से बनाते हैं ताकि आप इसको समझ जाओ। कुछ ऐसे से इस प्रकार से। यूं देखो बच्चों इस प्रकार से, ये जो आप यहाँ पर जिगजैग संरचना देख रहे हो इसे बच्चों कहा जाता है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि साहब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ये बच्चों सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे अपने पास में पाई जाती है। ठीक है, बीटा प्लेटेड इसको हम लोग बोलते हैं। ओके, तो बच्चों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि देखो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है बच्चों उसमें कोइलिंग पाई जाती है, बच्चों उसमें हेलिक्स जो है वो पाए जाते हैं, बच्चों उसमें कुंडलन जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे संरचना कैसी है, जिगजैग संरचना है, इस प्रकार से यहाँ पे संरचना है। यूं ये बच्चों यहाँ पर क्या है, इसकी जिगजैग संरचना पाई जाती है। ओके, आगे देखते हैं, ये है इसकी जिगजैग स्ट्रक्चर। आगे बच्चों बात अपन कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि साहब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है, इस प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं,
बच्चों वो तो होंगे ही होंगे एमिनो एसिड के बीच में। पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाए जाते हैं। तो देखो बच्चों वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या था, पेप्टाइड बॉन्ड था। बच्चों यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बच्चों ये भी यहाँ पर पाया जाता है। समझ रहे बात को? बच्चों इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा इस तरीके से, ये बच्चों होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि बच्चों यहाँ पाया जाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो वो बात केमिस्ट्री की है, अपने यहाँ नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है बच्चों उसमें घुमाव पैदा हो जाता है, और बच्चों यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ में आप कह सकते हो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बच्चों वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसके बाद में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है ये बच्चों प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से ज्यादा स्थायी है, क्योंकि बच्चों जितने बंध ज्यादा होते हैं उतना आकर्षण ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा स्थायित्व होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि साहब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो मोर स्टेबल है, वो ज्यादा स्थायी है। ओके आगे बढ़ते हैं। आगे हम बच्चों यहां पर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट नंबर 3, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या इसे बच्चों कहा जाता है 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके अब देखो बच्चों क्या है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, आइए करते हैं बच्चों इसके बारे में चर्चा। देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर में बच्चों क्या था, अगर प्रोटीन की चेन बन रही है और राइबोसोम के साथ जुड़ी है तो बच्चों उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जैसे ही प्रोटीन की चेन राइबोसोम से अलग होती है उसमें हेलिक्स बन जाते हैं, उसमें घुमाव बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लेकिन अगर बच्चों घुमाव इतने ज़्यादा हो जाए, अगर जो प्रोटीन की श्रृंखला है उसमें घुमाव इतने ज़्यादा हो जाए कि प्रोटीन की जो चेन है वो बच्चों खुद के ऊपर ही लिपट जाए, प्रोटीन की चेन अगर खुद के ऊपर ही लिपट जाती है तो बच्चों इस परिस्थिति में जिस प्रकार से कोई ऊन का गोला होता है उस ऊन के गोले के समान बन जाती है संरचना, उसे बच्चों बोलते हैं हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, या इसे बच्चों हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये बच्चों इस प्रकार से होता है। यूं कुछ बच्चों इस प्रकार से ये अपने पास में होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो बच्चों यहाँ पर जो है वो कोइलिंग क्या आ गई, ज्यादा आ गई। समझ रहे बात को? इस प्रकार से यहाँ पे कोइलिंग हो गई। अगर आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इसको हल्का सा बना देता हूं। देखो बच्चों इस तरीके से यहाँ प्रोटीन की चेन है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे इसको इस प्रकार से। ये बच्चों क्या प्रोटीन की चेन है। देखो मान लो बच्चों मैं यहाँ कह सकता हूँ कि साहब ये क्या है, ये बच्चों यहाँ पे है एन सिरा और ये बच्चों यहाँ पे क्या होता है सी सिरा।
N सिरा बच्चों कौन सा होता है, जिसमें NH2 होता है, और बच्चों C सिरा कौन सा है, जहां पे कार्बन होता है, CH होता है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि अगर प्रोटीन चेन, अगर प्रोटीन की जो चेन है, प्रोटीन की जो श्रृंखला है, अगर प्रोटीन चेन खुद पर ही कोइल हो जाए, खुद पर लिपट जाए, तथा खोखले ऊन के गोले के समान, तथा खोखले ऊन के गोले के समान संरचना बनाए, खोखले ऊन के गोले के समान संरचना बनाए, तब प्रोटीन की यह संरचना, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहलाती है। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है, देखो बच्चों यहाँ पे ऊन के गोले के समान संरचना बन गई इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर ये क्या है, ये है 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये बच्चों यहाँ पे प्रोटीन की 3 डिग्री संरचना है। आगे बात करें तो देखो बच्चों, प्रोटीन की 3 डिग्री संरचना जो है वो काफी ज्यादा स्थायी होती है। मैं कह सकता हूं यहाँ पर कि प्रोटीन जो है, इस प्रोटीन की 3 डिग्री स्ट्रक्चर, प्रोटीन की 3 डिग्री स्ट्रक्चर, 3 डिग्री संरचना काफी ज्यादा स्थायी होती है, काफी ज्यादा स्थायी होती है। क्यों? क्योंकि इनमें निम्न प्रकार के बॉन्ड्स, निम्न प्रकार के बंध पाए जाते हैं। तो बच्चों, प्रोटीन की जो 3 डिग्री संरचना होती है, प्रोटीन की 3 डिग्री संरचना काफी ज्यादा स्थायी होती है, क्योंकि इनमें निम्न प्रकार के बंध पाए जाते हैं। कौन से बंध है, आइए देखते हैं। नंबर 1 बच्चों, पहला प्रकार का जो यहाँ पर बॉन्ड है उसे हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये बच्चों क्या है, ये यहाँ पर है पेप्टाइड बॉन्ड। ये बच्चों यहाँ पर है पेप्टाइड बंध, जो कहाँ लगता है, 2 अमीनो अम्लों के बीच बनता है। दूसरा बच्चों यहाँ पे जो होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। नंबर 3 आयनिक बंध। बच्चों आयनिक बंध कहाँ बनता है, जो दोनों सिरे होते हैं, N सिरा और C सिरा, उनके बीच में जो बंध बनता है उसे बच्चों क्या बोलते हैं, आयनिक बंध बोलते हैं। नंबर 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड। बच्चों डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो सारी प्रोटीन में नहीं बनता, ठीक है, वो बनता है कुछ ही प्रोटीन में, क्योंकि जहां पर अमीनो अम्ल में सल्फर आता है, जिन जिन अमीनो अम्लों में सल्फर होता है बच्चों, उन्हीं के अंदर क्या बनता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। एक बच्चों बात मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, थोड़ा सा हम आइए इस खोपचे में आते हैं।
ऐसे से। यहां एक बात करते अपन नोट डाल के कि जो एमिनो एसिड होता है बच्चों, एमिनो एसिड्स का निर्माण जो है ये होता है कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से। परंतु कुछ एमिनो एसिड्स में सल्फर और फॉस्फोरस भी पाया जाता है। ठीक है बच्चों, कुछ में सल्फर भी है, फॉस्फोरस भी है। बच्चों सल्फर यहां पर जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, उसके बाद यहां कर लेते हैं सल्फर युक्त, ये बच्चों महत्वपूर्ण है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। बच्चों सल्फर जो है ये सल्फर युक्त जो अमीनो अम्ल है, ये बच्चों सल्फर युक्त अमीनो अम्ल जो है ये यहाँ पे होते हैं, एक तो सिस्टीन और एक बच्चों यहाँ पे क्या होता है, मेथियोनिन। तो हम कह सकते हैं कि सल्फर युक्त अमीनो अम्ल होते हैं मेथियोनिन और सिस्टीन, SYS। तो बच्चों मेथियोनिन और सिस्टीन जो है ये सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। ठीक है बच्चों, ये हम खोपचा बंद कर देते हैं। चलिए, तो बच्चों अपन यहाँ पे इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, ये सल्फर युक्त अमीनो अम्ल कौन से हैं, ये बच्चों यहाँ पे है सिस्टीन और मेथियोनिन। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है ये होते हैं सिस्टीन और मेथियोनिन, तथा इनमें जो बच्चों पाया जाता है वो पाया जाता है कौन सा बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो कह सकता हूं डाइसल्फाइड बॉन्ड की बच्चों बात करें, याद रखना डाइसल्फाइड बॉन्ड सल्फर युक्त एमिनो एसिड्स में ही पाए जाते हैं। बच्चों इन्हीं में पाए जाते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, अगला अगर आप यहां पे देखते हो नंबर 5, ये बच्चों यहां पे होते हैं वांडरवाल फोर्स। तो बच्चों ये जो आपके सामने है ये बच्चों ऐसे बंध है जो पाए जाते हैं टर्सरी प्रोटीन के अंदर, और बच्चों टर्सरी प्रोटीन में पाए जाने वाले ये जो बंध है वो इस टर्सरी प्रोटीन को बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो बच्चों स्थायित्व प्रदान किया करते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रोटीन जो है ये अपनी तृतीय संरचना में काफी ज्यादा स्थायी होती है। बच्चों यही कारण है कि एंजाइम जो हुआ करते हैं उन एंजाइमों का निर्माण टर्सरी प्रोटीन से होता है। एंजाइमों का निर्माण तृतीयक संरचना वाली प्रोटीन से होता है, क्योंकि ये प्रोटीन अब स्थायी हो चुकी है, अब ये एंजाइम के रूप में अपना काम कर सकती है। ये बात बच्चों मैं लिख देता हूं।
हाँ जी, आगे चलते हैं। इसमें आगे बच्चों बात अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि साहब जो सक्रिय एंजाइम होते हैं, जो बच्चों एक्टिव एंजाइम्स यहाँ पर जो होते हैं, जो सक्रिय एंजाइम्स हुआ करते हैं, ये बच्चों सक्रिय एंजाइम का निर्माण 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से होता है, प्रोटीन से होता है। तो हम कह सकते हैं कि साहब जो सक्रिय एंजाइम है, जो एक्टिव एंजाइम है, उस एंजाइम का निर्माण 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से होता है। हालांकि बच्चों कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जिनका निर्माण 4 डिग्री प्रोटीन से होता है, वो आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। अभी हम पढ़ रहे हैं 3 डिग्री प्रोटीन। तो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट एंजाइम जो है, ये ऑलमोस्ट एंजाइम्स तृतीयक संरचना युक्त प्रोटीन से निर्मित होते हैं। ये बच्चों यहाँ पर सीन है अपने पास टर्सरी प्रोटीन का, तृतीयक संरचना वाली प्रोटीन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे बात करते हैं बच्चों। टर्सरी प्रोटीन के बाद में अगली जो यहाँ प्रोटीन आती है, उसका जो बच्चों नाम यहाँ पे है वो है क्वाटरनरी प्रोटीन। नेक्स्ट नंबर 4, ये है क्वाटरनरी प्रोटीन। ये बच्चों क्या है? क्वाटरनरी प्रोटीन है। इसे हम लोग बोलते हैं 4 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसको हम थोड़ा सा तरीके से लिख देते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोले तो 4 डिग्री प्रोटीन या 4 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, 4 डिग्री स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन की जो चतुर्थ संरचना है उसकी बच्चों बात करें तो याद रखना इसके अंदर क्या होगा। प्रोटीन की जो बच्चों चतुर्थ संरचना होती है, याद रखना ये होती है मैक्सिमम स्टेबल। हालांकि बच्चों जो तृतीयक संरचना थी वो तृतीयक संरचना भी स्थायी थी, लेकिन जो बच्चों ये वाली संरचना है वो उससे भी ज्यादा स्थायी यहाँ पे है। तो ये मैक्सिमम स्थायी है, मैक्सिमम स्टेबल है। इसमें क्या होगा? इसमें एक से ज्यादा, मोर देन 1, अगर बच्चों एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इसमें, तो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर, कुछ इस प्रकार से। यूं तो देखो बच्चों यहाँ पे प्रोटीन की जो श्रृंखला है वो एक से ज्यादा भी यहाँ पे पाई जा सकती है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि साहब ये सबसे ज्यादा स्थायी होती है और इसमें एक से ज्यादा प्रोटीन की श्रृंखला होती है, इसमें एक से ज्यादा प्रोटीन की चेन आपस में जुड़ी रहती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो क्वाटरनरी प्रोटीन है उसमें अगर बच्चों एग्जाम्पल अपन देखें तो आप इसमें ये कह सकते हो बच्चों हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, इस
हीमोग्लोबिन के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है, जिसको आप लोग बोलते हो ग्लोबिन प्रोटीन, तो बच्चों हीमोग्लोबिन के अंदर पाई जाने वाली ये जो प्रोटीन है वो चतुसंरचना में होती है। इस हीमोग्लोबिन के अंदर दो तो पाई जाती है अल्फा प्रोटीन की श्रृंखला, प्लस दो बच्चों यहाँ पे होती है बीटा प्रोटीन की श्रृंखला। तो हीमोग्लोबिन जो है ये हीमोग्लोबिन क्वार्टरी प्रोटीन है। इस हीमोग्लोबिन के अंदर पाई जाती है चार, इसमें पाई जाती है 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन, जिनमें से 2 होती है अल्फा और बच्चों 2 इनमें क्या होती है बीटा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अगला एग्जांपल देखें तो बच्चों एक एंजाइम यहां पे होता है लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। बच्चों ये लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है काफी महत्वपूर्ण है। और बच्चों एक यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हीमोग्लोबिन और लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ये दोनों जो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो ये एग्जाम्पल है इस क्वाटरनरी प्रोटीन के। तो बच्चों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सब प्रोटीन जो है उस प्रोटीन के अंदर कुल मिला के बच्चों 4 संरचनाएं पाई जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। अगर आप स्थायित्व की बात करो तो वो भी कर सकते हैं अपन इसमें। स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी का यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, तो आप कह सकते हो कि 1 डिग्री प्रोटीन जो है ये सबसे कम स्थायी होती है। इससे स्थायी बच्चों होती है 2 डिग्री प्रोटीन, इससे स्थायी होती है 3 डिग्री प्रोटीन और सबसे ज़्यादा स्थायी जो है वो होती है 4 डिग्री प्रोटीन। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे सीन है। अब ये तो बच्चों बात अपनी यहाँ पे होगी कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन की। एंड प्रोटीन के बाद जो बच्चों है हम बात करते हैं अपने लिपिड के बारे में, बोले तो वसा के बारे में। देखिए हाँ जी, आगे बच्चों बात अपन यहाँ पे करते हैं अब वसा के बारे में, बोले तो लिपिड के बारे में। नेक्स्ट लिपिड, बोले तो वसा। हाँ जी बच्चों, लिपिड यहाँ पर जो है, फैट यहाँ पर जो है, इसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे लिपिड के बारे में, वसा के बारे में। चलिए ऐसे ठीक है, शुरू करते हैं लिपिड वसा। देखो बच्चों लिपिड जो है ये अपने पास में एक और प्रकार का है बायोमोलिक्यूल। लिपिड के अंदर बच्चों हम कंडीशन देखें तो हम कह सकते हैं कि साहब लिपिड जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि बच्चों ये होता है वाटर, जल में इनसोल्यूबल, ये बच्चों है वाटर इनसोल्यूबल सबस्टांस। लिपिड जो है वो बच्चों जल में अघुलनशील पदार्थ है। लिपिड में वाटर में अघुलनशील पदार्थ है, ये वाटर इनसोल्यूबल है। और बच्चों जो जल में अघुलनशील है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जल स्नेही या जल विरोधी। देखो बच्चों 2 नाम यहाँ पे आते हैं, एक नाम यहाँ पे आता है हाइड्रोफिलिक, बोले तो जल स्नेही,
और दूसरा नाम जो है वो बच्चों यहाँ पे आता है हाइड्रोफोबिक, बोले तो जल विरोधी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि साहब लिपिड जो है ये हाइड्रोफोबिक, बोले तो जल विरोधी पदार्थ है, सब्सटेंस। बच्चों लिपिड के अंदर हम एक बात यहाँ पे और कह सकते हैं कि लिपिड ऐसा अणु है जिसमें बहुलक नहीं बनता। लिपिड जो है इसमें बहुलकीकरण अनुपस्थित होता है। मतलब जैसे बच्चों कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या था कि सेकेराइड के मिलने से बच्चों पूरा का पूरा पॉलीसेकेराइड बन जाता था। प्रोटीन जो है वो बच्चों बनता था आपके एमिनो एसिड के मिलने से। उस प्रकार से बच्चों यहाँ पर जो लिपिड है बच्चों उसमें बहुलकीकरण की जो क्रिया है बच्चों, यहाँ पे जो बहुलकीकरण की क्रिया है वो बच्चों यहाँ पे नहीं पाई जाती। समझ रहे बात को? ये यहाँ पे सीन है। आगे हम बात करें, लिपिड जो है बच्चों ये लिपिड सामान्यतः साधारणतः फैटी एसिड्स के रूप में होते हैं। जो बच्चों फैटी एसिड है बोले तो वसीय अम्ल, इन वसीय अम्ल के रूप में, फैटी एसिड्स के रूप में पाए जाते हैं। बच्चों फैटी एसिड जो होता है, जो बच्चों फैटी एसिड है, इस फैटी एसिड के अंदर क्या होगा बच्चों, फैटी एसिड के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे कह सकते हैं इस प्रकार से है। फैटी एसिड का फॉर्मूला कि साहब फैटी एसिड जिसे बच्चों हम लोग बोलते हैं वसीय अम्ल, ये बच्चों हुआ करता है RCOH। RCOH ये बच्चों यहाँ पर किसका फॉर्मूला है? ये बच्चों फॉर्मूला यहाँ पर है वसीय अम्ल का, बोले तो फैटी एसिड का। ये बच्चों यहाँ पे क्या है, अपनी कंडीशन है। आगे चलते हैं। आगे बच्चों बात अपन यहाँ पे कर सकते हैं कि फैटी एसिड में RCOH होता है। अगर आप इसके एग्जाम्पल देखो फैटी एसिड के एग्जाम्पल, तो बच्चों एग्जाम्पल यहाँ पे है पामिटिक एसिड। पामिटिक एसिड बच्चों, पामिटिक एसिड जो है ये एक प्रकार का फैटी एसिड होता है। और बच्चों पामिटिक एसिड जो है इसमें हम कह सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे CH3 CH2 14 COH। ये बच्चों यहाँ पर पामिटिक एसिड। पामिटिक एसिड में बच्चों क्या हो गया, पामिटिक एसिड में वही RCOH। देखो बच्चों यहाँ पे R के अंदर कितने कार्बन है, 14 और एक 15, अर्थात पामिटिक एसिड के अंदर COH समूह के अतिरिक्त 15 कार्बन होते हैं। और पामिटिक एसिड में COH समूह सहित कार्बन कितने होते हैं, 16। तो पामिटिक एसिड के अंदर बच्चों 16 कार्बन पाए जाते हैं COH के सहित। समझ रहे बात को? ये बच्चों यहाँ पर सीन है। अब बच्चों बात करते हैं, अगला यहाँ पे आता है एक दूसरे प्रकार का फैटी एसिड, इससे बच्चों बोलते हैं, अगला एग्जाम्पल अरेकिडोनिक एसिड। बच्चों अरेकिडोनिक एसिड जो है उसमें कुल मिला के 20 कार्बन पाए जाते हैं, उसमें 20 कार्बन है। तो बच्चों वही तरीका क्या आ जाएगा यहाँ पे, CH3। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर 20 कार्बन है, ये आप अंडरस्टूड तरीके से देख सकते हो। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक बार में आप ध्यान रखना, एक कंडीशन बच्चों यहाँ पे आप ध्यान रखना कि पामिटिक एसिड और जो अरेकिडोनिक एसिड है बच्चों, इनमें कार्बन जो है वो पामिटिक एसिड में कितने होते हैं, 16। और जो अरेकिडोनिक एसिड है बच्चों वहां पे 20 कार्बन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों यहाँ पे मुद्दा ये है कि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो आप इसमें सबसे ज्यादा ये गलती करते हो कि पामिटिक एसिड में पूछा कैसे है, वो पूछता है कि साहब COH सहित, तब बताओ 16, COH के अतिरिक्त तब बताना है 15, अरेकिडोनिक एसिड में COH के सहित बताना 20, अरेकिडोनिक एसिड में
COH के बिना बताना 19। ठीक है बच्चों, इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखना। इसके अलावा बच्चों अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि लिपिड जो है, ये लिपिड जैसे कि आपने कहा फैटी एसिड प्रकार के भी हो सकते हैं बच्चों। लिपिड जो है वो ग्लिसरॉल के रूप में पाया जाता है। लिपिड जो है ये लिपिड ग्लिसरॉल के रूप में भी पाया जाता है। बच्चों ग्लिसरॉल क्या होगा? CH2CH CH2OH OH OH। ये जो बच्चों आप यहां पर देख रहे हो ये है ग्लिसरॉल। तो देखो बच्चों ग्लिसरॉल जो है, इस ग्लिसरॉल का नाम क्या हो गया? ग्लिसरॉल के अंदर 3 बच्चों होते हैं OH समूह, तो क्या हो गया? ट्राई हाइड्रोक्सी। बच्चों 3 कार्बन है तो क्या हो गया? प्रोपेन। तो मैं कह सकता हूं कि साहब ग्लिसरॉल जो है ये बच्चों होता है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। बच्चों ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे ग्लिसरॉल है। अब इसके बाद में लिपिड ग्लिसरॉल के रूप में भी पाया जाता है। ग्लिसरॉल का बच्चों मतलब होता है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। चलो बात अपने मान लेते हैं। अब आगे देखो बच्चों, फैटी एसिड भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सैचुरेटेड, एक बच्चों होते हैं अनसैचुरेटेड। वो बच्चों बात हम करेंगे। फिलहाल आप इतना देखो कि लिपिड मेनली होते हैं फैटी एसिड के रूप में, और बच्चों इसके अलावा इनके अनेक रूप है, जिनमें बच्चों एक यहाँ पे ग्लिसरॉल भी होता है। आगे हम कह सकते हैं कि जो फैटी एसिड है यह फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ मिलकर फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ मिलकर ग्लिसरैल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। तो बच्चों फैटी एसिड जो है यह फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ मिलकर बनाता है ग्लिसरैल्डिहाइड। और बच्चों इस दौरान जो बंध बनता है, ये बच्चों बंध यहाँ पे होता है एस्टर बंध। इस दौरान आप कह सकते हो एस्टर बॉन्ड का निर्माण भी होता है। ठीक है बच्चों, तो लिपिड जो है वो एक तो होता है फैटी एसिड के रूप में, एक बच्चों होता है ग्लिसरॉल के रूप में, और ये फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लिसरैल्डिहाइड बनाते हैं। बच्चों यहाँ पे एस्टर बॉन्ड का निर्माण होता है। वह जल का अणु जो है, वह जल का अणु भी इस दौरान निकलता है। ये बच्चों यहाँ पे क्या है? कंडीशन है लिपिड के बारे में। चलिए करते हैं आगे चर्चा। तो बच्चों आगे किस तरीके से फैटी एसिड मिलते हैं ग्लिसरॉल के साथ में और ग्लिसरैल्डिहाइड बनाते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ये बच्चों यहाँ पर जो है बनता है ग्लिसराइड, नॉट ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड वगैरह। ग्लिसराइड तो आगे बनेगा ग्लिसराइड। ठीक है, तो बच्चों फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ मिलके ग्लिसराइड बनाता है। आइए देखते हैं एग्जांपल। जैसे बच्चों एग्जाम्पल अपन यहाँ पे ले सकते हैं, इसके अंदर
मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड। बच्चों मोनोग्लिसराइड में क्या होगा, जैसे ये बच्चों यहां पे क्या आ गया, CH2OH, CHOH, CH2OH, ठीक है। ये बच्चों यहां पे कौन है, दिस इज ग्लिसरॉल। ये बच्चों यहां पे कौन है, ये यहां पे है ग्लिसरॉल। चलो अब ग्लिसरॉल बच्चों यहां पर जो होगा उसमें क्या होगा, ये ग्लिसरॉल रिएक्शन करता है फैटी एसिड से इस प्रकार से। ये बच्चों यहां पर फैटी एसिड है, RCOH है, तो बच्चों आप इसको ऐसे लिख सकते हो RCOOH। समझ रहे बात को, ये बच्चों यहां पे कंडीशन आती है। अब बच्चों इसके बाद में देखो यहां पर क्या होगा कि ये जो RCOH है बच्चों इसमें से निकल जाता है OH, और जो बच्चों यहाँ पे ग्लिसरॉल है उसमें से क्या निकलता है, हाइड्रोजन, इस प्रकार से यूं। तो बच्चों कंडीशन कुछ इस प्रकार से बन जाती है, CH2OH, CH2OH, यहाँ बच्चों क्या रहता है आपके O, फिर यहाँ पे क्या आ गया CO, तो यहाँ पे क्या आ गया R आ गया, ठीक है। इसे बच्चों बोलते हैं मोनोग्लिसराइड, ये है मोनोग्लिसराइड। अगर मान लो बच्चों डाइग्लिसराइड है, डाइग्लिसराइड में क्या होगा, एग्जांपल लेते हैं अपन इसमें डाइग्लिसराइड का। बच्चों डाइग्लिसराइड में ही हो जाएगा, ग्लिसरॉल तो एक ही आएगा हमेशा, CH2OH, CH2OH। ये बच्चों यहाँ पे क्या आएगा RCOH, ये बच्चों यहाँ पे क्या आता है RCCOH, ठीक है बच्चों। यहाँ पे इस प्रकार से क्या होगा, जल काणु बाहर निकल जाता है, तो कंडीशन इस प्रकार से बन जाएगी CH2OCOH R, CHOH, CH2OCOR, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से यहां पे क्या बन गया, डाइग्लिसराइड। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि मोनोग्लिसराइड के अंदर क्या होगा बच्चों, मोनोग्लिसराइड में 1 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल। बच्चों डाइग्लिसराइड में क्या होगा, डाइग्लिसराइड में बच्चों होगा 2 फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल। तो बच्चों ये यहाँ पे कंडीशन पाई जाती है किसमें, डाइग्लिसराइड में। आगे बच्चों सबसे महत्वपूर्ण है ट्राइग्लिसराइड, उसकी बच्चों बात भी हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन बच्चों उसकी बात हम करेंगे अपने नेक्स्ट टर्न पे, अपने अगले पड़ाव पर। तो आज बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि साहब किस प्रकार से लिपिड होता है बच्चों, लिपिड किस प्रकार से फैटी एसिड के रूप में है, किस प्रकार से ग्लिसरॉल के रूप में है, और ये दोनों मिलकर बच्चों किस प्रकार से बनाते हैं ग्लिसराइड। ये बच्चों बात हमने यहाँ पे की है। बाकी की जो बच्चों बातें हैं हम यहाँ जरूर करेंगे, लेकिन जो बच्चों बाकी की बातें हैं वो हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू।